एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ होता है। जो रॉल की टीम होती है वो उन बैट्स के ग्रुप को हरा के आगे को बढ़ रहे होते हैं। जो जेक होता है वो बोलता है कि हम इस केव में काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ दिखा नहीं। हमें यहाँ पे दिखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चमगादड़। क्या इस केव में सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ हैं? वहीं जो अपना फिलिप्स होता है वो बोलता है कि ये एक डी रैंक गेट है, तो अपने गार्ड डाउन मत करो, हमें यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो यंग मास्टर हैं उन्हें देखकर भी ऐसा लगता है कि वो भी यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की तलाश में है, तो हमें थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो जोश होता है वो रॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है, और जो अपना फिलिप होता है उससे पूछता है कि हे मिस्टर नाइट, आखिर जो हमारे मास्टर है यानी कि रॉल वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो फिलिप होता है वो बोलता है कि ये डिपेंड करता है कि उनके लिए स्ट्रांग होने की डेफिनेशन क्या है। फिलिप कहता है कि यंग मास्टर डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और एक एस्टन फैमिली के मेंबर में जो सारे के सारे गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण उनके अंदर हैं। लेकिन वो बोलता है कि अगर सिर्फ प्योर स्वॉर्ड स्किल्स के बारे में बात करी जाए तो प्रोबेबली वो जेक से वीक हैं। ये सिर्फ स्वॉर्ड स्किल की बात हो रही है, ठीक है, विदाउट एनी सुपर पावर। जो अपना फिलिप होता है वो बोलता है जोश से कि भले ये जो जेक है ये दिखने में थोड़ा स्टूपिड लगता हो, लेकिन जो इसकी स्वॉर्ड स्किल है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और भाई वैसे भी हो भी क्यों ना, ये एस्टन काउंटी का टॉप नाइट है। अब उसके बाद जो जेक होता है वो यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर, और मतलब उसके कहने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने कोई चीज़ सेंस करी। और जो रॉल होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो आ गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने सामने एक बहुत बड़े क्रैब के ग्रुप को देखते हैं जो कि होता है रमोड स्कॉर्पियन। ये लेवल 45 के होते हैं और इनके जो ट्रेड होते हैं वो होता है एसिड पॉइजन और स्टील आर्मर, यानी कि थोड़े कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। जो वहीं पे जेक होता है वो बोलता है कि ये दिखने में कितने ज़्यादा अगली हैं। फिलिप कहता है कि ये काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हैं, तो इनसे थोड़ा केयरफुल रहना। जो अपना रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डी रैंक के गेट में ये जाइंट बैट या फिर ये क्रैब मेन एनिमीज हों। वो बोलता है कि ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं ये नॉर्मल डंजन्स और गेट्स में भी अपीयर होते हैं, तो ये वो असली गार्डियन नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भी है ये हमारा क्वेस्ट है, तो हमें इसे पूरा करना पड़ेगा, तो चलो इनको निपटाना शुरू करते हैं। जो रॉल होता है वो उन सभी को बोलता है कि जो इनके आर्मर्स हैं वो स्टील के जैसे हार्ड हैं, तो सारे के सारे अवेयर रहना और अवॉइड करना उनके पॉइजनस स्टिंगर को। एंड देन उसके बाद वो अपनी साइकोकाइनेसिस वाली पावर को इक्विप कर लेता है, यानी एक्टिवेट कर लेता है, और बोलता है कि तो क्या अब हम शुरू करें? रॉल बोलता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक कन्क्वेस्ट नहीं है बल्कि एक एलिमिनेशन क्वेस्ट है। वो बोलता है कि ये मुझको क्वेस्ट को पूरा करने के लिए कह रहा है, ना कि गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। खैर जो भी है, पहले मैं इन्हें निपटा देता हूँ। एंड देन उसके बाद वो सारे के सारे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। रॉल सभी से बोलता है लेट्स गो, और हमारे सारे के सारे नाइट्स उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो सारे के सारे तगड़े तगड़े अटैक्स कर रहे होते हैं उनके ऊपर, और वहीं जो अपना जोश होता है वो अपने एक हाथ में लैंप पकड़कर फाइट करने की ट्राई कर रहा होता है, और बहुत सारे बग्स ने उसे घेर लिया होता है। और वो बोलता है कि ये सारे के सारे मेरे ही पीछे क्यों आ गए? एंड वो स्टिल एक हाथ से फाइट करने का ट्राई कर रहा होता है। वो अपने मन ही मन में कहता है ऐसे तो मैं इन्हें डॉज नहीं कर पाऊंगा, आखिर मैं एक हाथ में लैंप लेके कैसे फाइट कर सकता हूँ। और जैसे ही वो बग्स उसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उतने में हम देखते हैं कि बहुत सारी स्वॉर्ड्स आकर उन बग्स के ऊपर अटैक करती है। और जो अपना वो होता है जोश होता है वो बोलता है कि आखिर ये स्वॉर्ड्स फ्लोट कैसे कर रही हैं। और हम देखते हैं कि जो रॉल होता है उसने अपनी साइकोकाइनेसिस वाली पावर का यूज किया होता है, और उसने ही सारी की सारी स्वॉर्ड्स से इस जोश को प्रोटेक्ट किया होता है। रॉल बोलता है कि तुम लैंप को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ऐसे में फाइट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए तुम ज्यादा दिक्कत मत लो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे शाइन करने की चांस को तुमसे चुरा रहा हूँ, लेकिन जो भी है मुझे अब यहाँ पे मेन फोकस करना है लैंप को प्रोटेक्ट करने में। एंड देन उसके बाद दोबारा साइकोकाइनेसिस का यूज करता है एंड बची हुई स्वॉर्ड से उन सारे बचे हुए बग्स के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जो जेक होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि यंग मास्टर ने आधे से ज्यादा बग्स को तो संभाल ही लिया, तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत है नहीं। और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे बग्स वहाँ पे मर चुके होते हैं, और जो जोश होता है वो ये देखकर और ज्यादा मतलब एकदम इम्प्रेस हो जाता है रॉल से। वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि मास्टर अभी सिर्फ 15 ईयर्स के हैं, और एक नोबल रोल प्लेइंग करना एज अ नाइट सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस टाइप के मास्टर के अंडर सर्व कर रहा हूँ। जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि ये बग्स ऑलमोस्ट 50 थे और मैंने ऑलमोस्ट सारे बग्स मार दिए हैं, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी गेट को क्लियर करने की वो मैं कर चुका हूँ, तो चलो थोड़ा और अंदर जाया जाए।
एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है वो सभी को बोलता है कि हमें मेक श्योर करना है कि जो रैंक डी का गेट अनक्लियर्ड है हम आज वाला मिशन पूरा करके ही जाएं। और जो अपना जेक होता है वो बोलता है कि हाँ आज तो हम इस केव से मिशन को बाहर करके ही निकलेंगे। और रॉल बोलता है कि अभी भी हमको डी गेट को खत्म करना है, इसका मतलब यह है कि हमें गार्डियन को ढूंढना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कि हम गार्डियन को इस केव में अकेला छोड़ दें, भले ये कितना भी ज्यादा टाइम ले, लेकिन गार्डियन को तो हमें निपटाना ही पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है उसको अचानक से पियर्स का वो आता है लाइक कॉल टाइप का जो ये कनेक्शन होता है इनके बीच में आपस में। और पियर्स बोलता है कि मास्टर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रॉल उससे बोलता है कि हाँ पियर्स मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ मिला? और जो पियर्स होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे इस केव का एंड मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार खुद यहाँ पे आ जाए और इसे देखे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। हम देखते हैं कि इस केव के बीच में एक सर्कुलर एरिना होता है, लाइक जैसे जहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म होता है या फिर कोई मैच वगैरह उस टाइप का कोई एरिना होता है। और वो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्यों है यहाँ पे। और जो रॉल होता है वो सभी से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल में जो हमें एरिना मिला है वहीं पे वो गार्डियन है। एंड देन हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर वहाँ पे होता तो है और वो बोलते हैं कि क्या यही है वो गार्डियन, लेकिन आखिर ये यहाँ से मूव क्यों नहीं कर रहा है? सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है ये हमारा ही वेट कर रहा था। एंड देन हम देखते हैं कि अचानक से वो अवेक टाइप का हो जाता है एंड उसके अंदर पावर फ्लो होने लग जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक डी रैंक गेट गार्डियन है जिसका कि नाम है स्कॉर्पियन चैंपियन और ये लेवल 64 का होता है। रॉल बोलता है ओ अच्छा, तो ये हमें फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, ऐसा लगता है कि हमें इसकी फाइट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। रॉल बोलता है कि मुझे इस गार्डियन के लिए बुरा लग रहा है। वो बोलता है कि मैं इसको हरा दूंगा और इसके लिए मुझे आखिर क्या रिवॉर्ड मिलेगा। फिर उसके बाद रॉल उसके पास जाते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें वेट कराया तो आ जाओ, तुम्हें मुझसे जो भी करना है करो, फाइट शुरू करो। एंड देन उसके बाद रॉल अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसके ऊपर टूट पड़ता है एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 37 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 38 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे चैप्टर नंबर 37 खत्म हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि जो रॉल और वो गार्डियन होता है उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, रॉल भी उसको टक्कर दे रहा होता है और वो भी रॉल को टक्कर दे रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जो फाइट चल रही है वो एकदम बराबर की चल रही है। दोनों तगड़े तगड़े अटैक्स एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं, कभी कोई किसी को अटैक कर रहा होता है तो कभी कोई किसी को अटैक कर रहा होता है। वहीं जो पीछे से अपने फिलिप जेक वो लोग होते हैं, फिलिप बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये मास्टर को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि युद्ध एकदम बराबर का चल रहा है। और वहीं जो अपना जेक होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये वैसे भी रैंक डी का गार्डियन है, ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता। वहीं जो जोश होता है वो सबसे बोलता है कि क्या हमें यंग मास्टर की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वो अकेले स्ट्रगल कर रहे हो उस मॉन्स्टर को हराने में। वहीं जो जेक होता है वो उससे बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम आखिर ये बोल क्या रहे हो, यंग मास्टर को डेफिनेटली एक एडवांटेज है। जो ये गार्डियन है ये शुरुआत से ही अपनी स्वॉर्ड भी यूज कर रहा है, अपने क्लॉज भी यूज कर रहा है और अपनी पॉइजनस टेल भी यूज कर रहा है, लेकिन जो यंग मास्टर है वो सिर्फ एक स्वॉर्ड का यूज करके इसको इतनी अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी रिलैक्स्ड हैं, वो अभी अपनी असली फॉर्म में आए ही नहीं है। अगर वो अपने एडवांटेजेस का यूज करने लग गए तो ये मॉन्स्टर खत्म है। ऐसा लगता है कि वो अभी फाइट को एंजॉय कर रहे हैं और वो इतनी जल्दी फाइट को खत्म नहीं होने देने वाले। वहीं जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया था जब से मैंने इस टाइप की फाइट नहीं करी थी। वो बोलता है कि फाइनली मुझे ट्रेनिंग से दूर होके रियल फाइट करने का मजा मिला। वो बोलता है कि अभी मैं सोलोली सिर्फ फाइट पे ही फोकस कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं इस टाइप की फाइट्स हमेशा एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खैर जो भी है अब बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। तो क्या इसको हरा दूं? फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो उस गार्डियन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट बहुत ज्यादा एंजॉय करी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो अब टाइम हो चुका है कि हम इस चीज को खत्म करें। और वही जो गार्डियन होता है वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो रॉल होता है वो देखता है कि ये गार्डियन इसके ऊपर पॉइजनस अटैक कर रहा होता है अपनी टेल से। एंड एकदम से वो अटैक रॉल के ऊपर आता है तो वो हल्का सा शॉक सा हो जाता है और वो उसको डॉच करते हुए बोलता है कि क्या ये पॉइजन भी शूट कर सकता है। वो बोलता है कि मुझे अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए। एंड देन उसके बाद उन दोनों की फाइट दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी टेल का भी यूज कर रहा होता है और उनकी फाइट के वक्त जब उनकी स्वॉर्ड्स कोलाइड होती हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा तेज का माना निकल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। जो अपना पियर्स होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर माना ब्लेड भी यूज कर पा रहा है, ये सच में अनएक्सपेक्टेड है। वहीं जो जोश होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है अभी इमरजेंसी आ चुकी है, क्या अभी भी तुम्हें नहीं लगता है कि हमें यंग मास्टर की हेल्प करनी चाहिए?
वहीं जो जेक होता है वो उससे बोलता है कि ओवर रिएक्ट करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मास्टर की फाइट में इंटरफेयर करोगे? अगर हम उनकी फाइट के बीच में घुसे तो हम उनको हेल्प नहीं करेंगे बल्कि उनको और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए सिर्फ तुम्हें उन पे बिलीव करना पड़ेगा। वहीं जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर मैं ये कैसे भूल गया कि उन दिनों जब मैं सिर्फ फाइट करता था, यानी कि वो अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है जो वो अपनी प्रीवियस लाइफ में था। वो कहता है कि मैं कैसे भूल गया कि उस समय मेरी लाइफ कितनी ज्यादा थ्रिलिंग थी। डेथ सिचुएशंस हमेशा मेरे मुंह के आगे रहती थी और जो मेरी कम्बैट इंटेंसिटी थी मैं उससे खुद को बचाता था। वो कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। मैं वैसे भी एक पैरामाउंट सोलो प्लेयर हूँ और ये जो मेरे सामने मॉन्स्टर है ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। ये माना ब्लेड यूज करता है और साथ ही साथ रेंज अटैक्स भी करता है। वो बोलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई है और जो इसकी एजिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो इसके मूव्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। एंड देन उसके बाद वो अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं अपने उस वाले अटैक को यूज कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद वो एक अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ को आगे बढ़ता है। एंड वो वही सोच रहा होता है कि सबसे पहले आखिर मैं किस पे अटैक करूँ, इसकी स्वॉर्ड पे, इसकी क्लॉ पे या फिर उसकी टेल पे। और जो मॉन्स्टर होता है वो उसके मुंह के आगे होता है और वो बोलता है कि मैं इसके क्लॉज पे अटैक करूंगा। एंड देन उसके बाद रॉल उसके क्लॉज के ऊपर अटैक करता है और उनको ऑलमोस्ट ब्रोकन कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो उछलता है और उसकी बॉडी के ऊपर और ज्यादा अटैक करने लग जाता है और वो बहुत तगड़ा वाला उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी टेल के ऊपर भी अटैक करता है और वो मॉन्स्टर एकदम लाइक सहम सा जाता है, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे काफी नॉस्टैल्जिया सा फील हुआ। अच्छा है कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट करी, बट अब फेयरवेल का वक्त आ चुका है। एंड देन उसके बाद जो जेक होता है वो बोलता है कि क्या अभी अभी यंग मास्टर और ज्यादा स्ट्रांग हुए? जो अपना फिलिप होता है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबा टाइम हो चुका था जब से यंग मास्टर अपने एक्सपर्ट स्टेज पर नहीं पहुंचे थे। वो इंटरमीडिएट लेवल पे थे, लेकिन अभी उन्होंने जो फाइट करी वो एक एक्सपर्ट स्टेज की थी। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो टाइम भी आ चुका है जब यंग मास्टर तुम्हारी स्वॉर्ड एबिलिटी को भी सरपास कर देंगे। यानी कि वो जेक से ऐसा कह रहा होता है कि जल्दी स्वॉर्ड स्किल्स में भी यंग मास्टर तुमसे आगे निकल जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो अपना ये जेक होता है वो रॉल से बोलता है कि यंग मास्टर बहुत हो गया, अब जो अगला वाला गेट का मॉन्स्टर होगा उसको मैं संभालूंगा। लाइक वो थोड़ा चिढ़ के बोल रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि यंग मास्टर उसकी एबिलिटी को सरपास कर लेगा। और जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि इस बंदे को आखिर क्या हुआ। एंड देन यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 38 खत्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 39 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और हमें पता चलता है कि जो स्वॉर्ड स्किल होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुकी होती है रॉल की। साथ ही साथ जो गेट गार्डियन का एलिमिनेशन था वो भी अप्रूव हो चुका होता है और जो हिडन क्वेस्ट होता है वो अब फाइनली कंप्लीट हो जाता है। रॉल बोलता है नाइस। वो कहता है कि हाँ इसमें थोड़ा समय जरूर लग गया, लेकिन मुझे ये चीज की खुशी है कि किसी को भी ये चीज ज्यादा बोरिंग नहीं लगी होगी। और तभी जोश एकदम जोश में बोलता है कि नहीं, आखिर किसी को ये चीज बोरिंग कैसे लग सकती है? जो तुम्हारी कॉम्बैट स्किल थी वो सच में मुझे हैरान कर दी। और जो रॉल होता है वो थोड़ा शर्माते हुए उससे थैंक्स बोलता है। अब उसके बाद जो फिलिप्स होता है वो रॉल से बोलता है कि नाइस वर्क, लेकिन अब हम अगले गेट के लिए क्या करने वाले हैं? रॉल बोलता है कि हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम लेट हो रहे हैं, हमें अभी के अभी नेक्स्ट गेट के पास जाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद रॉल सभी को बोलता है कि मैंने तुम सभी से पहले ही कह दिया था कि आज का दिन हमारा बहुत ज्यादा लंबा जाने वाला है, तो सारे के सारे रेडी हो। और वो सारे एकदम जोश में बोलते हैं कि यस एग्जैक्टली, यही तो हम सबको चाहिए। एंड देन उसके बाद हमें रॉल का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पे रॉल बताता है कि हम लोगों ने बिना कोई रेस्ट लिए सारे के सारे गेट्स क्लियर कर दिए। वो कहता है कि हमने 7 घंटे बिता दिए सारे के सारे गेट्स को क्लियर करने में। हमने रैंक डी के 4 गेट्स को क्लियर किया। वो बोलता है कि उसके बाद हमारी मर्सिनरी यूनिट्स ने रेस्ट किया और हमने रैंक ई गेट को डिप्लॉय करने के लिए बर्नट के अंदर कमांड भेज दी। उन लोगों ने भी अपने मिशन को सेफली पूरा किया। वो बोलता है कि यानी कि टरियम कैपिटल में जितने भी गेट अपीयर हुए थे, हर एक सिंगल गेट, उसमें एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 500 कैजुअलिटीज हुई थी एंड अराउंड 700 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज कोई छोटी मोटी चीज है, लेकिन सच में यही एक रियल वॉर है। अब उसके बाद हमें पब्लिक की बातें दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हे क्या तुमने गेट को देखा? दूसरा बंदा बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने देखा, उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी बाहर आए थे। फिर इसके बाद एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना कुछ लोग भी उसमें घसीटे गए। एंड देन इसके बाद एक बंदा बोलता है कि हाँ मैंने बहुत सारी मर्सिनरीज और नाइट्स को उधर की तरफ को जाते हुए देखा। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चीज ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी और वो हम लोगों के रेस्क्यू को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे।
फिर उसके बाद कुछ लेडीज़ की हमें बातें दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग कह रही होती हैं कि मैंने सुना है कि वो जो भी लोग हैं वो प्रेस्टिजियस एस्टन काउंटी से हैं। दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, और इवन मैंने तो ये भी सुना है कि जो उनका यंगेस्ट सन है वो इस चीज की कमांड में है। वो लेडी कहती है हाँ सच में, ये कितना ज़्यादा कूल है। एंड देन उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है। दूसरी लेडी बोलती है शायद रॉल या ऐसा ही कुछ नाम। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपने मैंशन में आराम कर रहा होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा फाइट्स जो की है। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है रैंडल काउंटी वालों का मैंशन, जहां तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि जो अपने ये एस्टन काउंटी वाले हैं इन लोगों ने जो गेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया, यानी कि कैजुअलिटीज को बहुत ज्यादा कम किया। वो जो एस्टन वालों का हेड होता है वो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये प्रेस्टिजियस वॉरियर फैमिली एस्टन काउंटी वापस आ चुकी है। उसके सामने उसका बेटा खड़ा होता है और उसका बाप ये चीज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है। एंड उसमें लिखा होता है कि जो रॉल है वो मैन ऑफ द आवर है टूरियम का, यानी कि वो कैपिटल सिटी। वो एकदम गुस्से में अपने बेटे से बोलता है कि ये सब चीज़ क्या है, हमने जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर करी थी वो सब का सब एक हफ्ते में पानी में मिल गया। ब्रायन, क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सेंस बनाती है? वहीं जो बैरन होता है उसका बेटा जो होता है वो कहता है कि फादर देयर इज नो नीड टू वरी, और उसका बाप एकदम गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें पता भी है आखिर तुम कह क्या रहे हो? मेरे टोटल 30 बच्चे हैं, मैं 60 साल का हो चुका हूँ और तुम सारे के सारे 30 के 30 बच्चे यूजलेस हो। और वही दूसरी तरफ जो एस्टन वालों के बच्चे हैं वो सिर्फ 2-3 हैं, फिर भी देखो उन्होंने अपनी फैमिली की क्या इज्जत बना के रख रखी है। वो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आखिर तुम खुद को एक एक्सपर्ट नाइट कैसे कह सकते हो? उसका बेटा उसको बोलता है कि फॉरगिव वी फादर। उसका जो बाप होता है वो उससे बोलता है कि मुझे हर एक सिंगल चीज रिपोर्ट करो वहाँ जो भी हुआ। इसके बाप का नाम होता है ह्यूडसन डी रैंडल और ये होता है काउंट ऑफ द रैंडल, यानी कि वही हेड वगैरह। अब उसके बाद हमें उसका बेटा बताता है कि अराउंड 2 वीक पहले यहाँ पे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था जो कि श्राइन की तरफ से भेजा गया था। अब उसका बाप वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है और उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि जो कंफर्म नंबर ऑफ गेट्स हैं वो है 73। इनमें से अराउंड 40 को एक वीक में क्लियर कर दिया, लेकिन जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अराउंड 3200 सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो चुकी है अभी तक, जो कि मिसिंग या फिर आई गेस मर चुके हैं। उसके बाद बताते हैं कि उसमें 15 नाइट्स और अराउंड 1300 ट्रूप्स भी मिसिंग और डाइड हैं। जो नाइट्स हैं वो गेट में एंटर करने में डर रहे हैं और जो कैजुअलिटीज है चाहे सिविलियंस की या फिर ट्रूप्स की वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। एंड अभी फिलहाल के लिए तो गेट को ब्लॉक कर दिया गया है और जो सर्विलियंस है वो भी उसके आसपास लगी हुई है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद उसका बेटा एकदम डरते हुए बोलता है फादर। एंड जो उसका बाप होता है वो तो मानो लाइक गुस्से में पागल हो चुका है, उसके अंदर एक ज्वालामुखी सा फटता है और हम लोग देखते हैं कि वो इतनी तेज अपने बेटे पे चिल्लाता है कि उसका बेटा सीधा उड़ते हुए बाहर आता है। उसका बेटा बोलता है फादर प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, और जो उसका बाप होता है वो उससे बोलता है कि गेट द फक आउट ऑफ हियर। वो बोलता है कि तुम जैसों के लिए रैंडल फैमिली में और कोई भी जगह नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ, कभी सोचना भी मत कि तुम रैंडल टेरिटरी में वापस आओगे कभी। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद कभी दोबारा देख लिया तो मैं ये भी चिंता नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो और बिना कुछ सोचे तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ से बाहर जाते जाते तीसरे बेटे से बोलना कि मैंने उसे यहाँ पे मिलने बुलाया है और यहाँ से निकल जाओ सीधा। एंड वो जो उसका बाप होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। एंड अब उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है किंगडम अकेडमी की तरफ। हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां अपने रॉल को देखकर कह रही होती हैं कि देखो वो आ गया, ये वही है, ये है द यंग मास्टर रॉल ऑफ एस्टन काउंटी। मैंने सुना है कि इसने नाइट्स को यहाँ से लीड किया और उतने बड़े डिस्ट्रक्शन को रोका। वो बोलती है कि ये सच में बहुत अच्छा है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम भी है, इसने अपनी फैमिली में सबसे हाई रैंक अचीव कर रखी है। एक बोलती है कि मैंने तो सुना है कि जो इसके नाइट्स हैं ये उनको भी अच्छा खासा पैसा पे करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी के लोग होते हैं और जो रैंडल वालों का बच्चा भी होता है वहाँ पे, वो ये देखकर बहुत ज़्यादा जल रहा होता है और बोलता है कि हाँ सारे के सारे कितने स्टूपिड हैं, ये उस गाय को प्रेस कर रहे हैं जिसने कुछ किया भी नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो यकीन है कि इसने कुछ नहीं किया बल्कि सारा का सारा चीज इसकी फैमिली ने किया है और क्रेडिट ये ले जा रहा है। वो बोलता है कि वैसे भी इसने क्या ही कर लिया है, कुछ सिविलियंस को बचा भी लिया तो इसको इतनी क्रेडिट मिलने की क्या जरूरत है। एक बार मेरी फैमिली की रेंफोर्समेंट यहाँ पे आ जाए उसके बाद मैं सबको बताऊंगा कि कौन यहाँ पे ज्यादा बेटर है। वहीं जो रोल होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये सच में कितना ज्यादा टायरिंग है, ये लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं किसी जू का जानवर हूँगा। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा रॉल के पास आ जाता है जो कि लाइक रॉल को फॉलो कर रहा होता है बहुत टाइम से और कहता है कि यो
तुम तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। आई गेस तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। जो पूरी की पूरी कैपिटल है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही है, क्या तुम्हें पता है? राहुल बोलता है नहीं, मैं सब नहीं जानना चाहता हूँ। वो बंदा बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बात तो बताओ कि क्या वो रूमर्स ट्रू हैं? क्या तुम असली हायर हो ऑफ द ईस्टर्न काउंटी के? राहुल बोलता है क्या? वो बंदा बोलता है कि मैंने तो यही सुना है, सारे के सारे रूमर्स ये बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें जितने भी ट्रूप्स दिए हैं वो किसी ऐसे बंदे को तो नहीं देंगे कि जो कि उनका हायर नहीं होगा, तो इसका मतलब यही है कि तुम अपनी फैमिली के हायर हो। राहुल उसको कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जो मेरा बड़ा भाई है डायलन वो हमारी फैमिली का हायर है, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें क्लैरिफाई करने के लिए बता दूं कि जो मेरी आर्मी है वो मैंने खुद से हायर करी है, ना कि वो मेरी फैमिली की आर्मी है। ये कोई भी सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला, बल्कि मैंने खुद इनको गैदर किया है। वो बंदा एकदम शौक होते बोलता है कि क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल बोलता है पैसा, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो बंदा बोलता है ओ अच्छा अच्छा, ये सच में बहुत ज्यादा ग्रेट है। वो बोलता है कि मे बी मुझे भी तुम्हारे साथ उस गेट को विजिट करना चाहिए, है ना? ये सुन के राहुल उसे थोड़ा घूरने लग जाता है। वो बंदा बोलता है कि क्या, आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या हुआ? राहुल उससे बोलता है कि ओ शिट, मुझे एक और मिल गया। एंड इसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा होता है कि मानो ये उस बंदे को अपनी टीम में अपॉइंट करना चाहता है। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 39 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 40 की स्टार्टिंग में राहुल कहता है कि जो मेरा एकेडमी में एडमिशन था वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक्सक्यूज था ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं, लेकिन एक्चुअली मेरा कुछ और गोल था। मेरा जो असली गोल था वो ये था कि मैं यहाँ की लाइब्रेरी में स्किल बुक्स को ढूंढ सकूं, और साथ ही साथ जो यहाँ के हिडन प्रोस्पेक्ट्स हैं एकेडमी के उनको ढूंढ सकूं। वो कहता है कि ऑल्दो ग्रे के सडन अपीयरेंस की वजह से जो स्टूडेंट्स की लिस्ट थी एडमिशन की वो चेंज हो गई है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट थे कैंडिडेट्स के वो ऑलरेडी सिलेक्ट वालों के हो चुके थे, और ये जो डेल्टन है वो इनमें से एक है। वो कहता है कि रियलिस्टिकली जो किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो है स्वॉर्ड मास्टर मार्कोस डी टेम्पलेटन, और इस कनेक्ट वर्ल्ड में जहाँ पे ऑलमोस्ट किसी से के साथ कांटेक्ट नहीं हो सकता है, ऐसे में मेरे पास एक बहुत अमेजिंग चांस है कि मैं उसके ग्रैंडसन यानी कि डेल्टन के साथ अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स बना लूं। वो कहता है कि करेंटली अभी हर किसी को अलाउ नहीं किया गया है कि वो गेट में एंटर कर सके, उसके लिए तुम्हें एक ऑफिशियल परमिशन चाहिए होती है जो कि एटलीस्ट 50 ट्रूप्स और 3 ऑफिशियल नाइट्स के साथ मिलती है। और डेल्टन के लिए ये पॉसिबल है कि वो गेट में अकेले एंटर कर जाए, लेकिन भले डेल्टन कोई नेक्स्ट लेवल का एक्सपर्ट होगा लेकिन उसने कभी भी अपनी स्किल्स नहीं दिखाई हैं। वो जरूर डेस्परेट होगा कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सके, उसको एक चांस मिल सके एक रियल बैटल एक्सपीरियंस का, जैसे कि गेट सब्जुगेशन। एंड देन उसके बाद रोल उससे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम इसको साथ में करना चाहते हो? अगर कोई एफ रैंक का गेट हुआ तो वहां पे कोई भी डेंजर नहीं होगा। जो डेल्टन होता है वो बोलता है कि रियली नाइस एज एक्सपेक्टेड, तुम्हारे क्लोज आना मेरा एक अच्छा खासा डिसीजन था। लेकिन जो उसके बाद रोल होता है वो उससे कहता है कि लेकिन एक सेकंड, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। वो बोलता है कंडीशंस बताओ। रोल उसको कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सिर्फ ओनली बंदे होगे जिसको मैं गेट के पास ले जा रहा हूँ, तुम अपने कोई भी सर्वेंट्स या अपने गार्ड्स को अपने साथ नहीं ला सकते हो। जो डेल्टन होता है वो कहता है कि ओ नाइस, ये मेरे को वैसे भी मैटर नहीं करता है, बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छा ही है कि जितने कम लोग आएंगे उतना ही वो लोग मुझे कम एनॉय करेंगे। फिर रोल बोलता है कि जो सेकंड टर्म है वो ये है कि तुम इस चीज को सीक्रेट रखोगे कि मैं तुम्हें अपने साथ गेट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पीठ पीछे हमारे बारे में ऐसी बातें करे। डेल्टन बोलता है हाँ ये भी मुझे मंजूर है, मैं वैसे भी अपने फैमिली मैटर्स में अभी बहुत कम इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। एंड देन उसके बाद रोल अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये थोड़ा सा पागल है क्या, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अगर इसको लेके मेरे बैड इंटेंशंस हुए तो आखिर ये क्या करेगा। और उसके बाद वो बोलता है कि खैर वैसे भी ये बात भी फैक्ट है कि आखिर इसकी नोबल फैमिली को अपना दुश्मन बनाएगा भी कौन। एंड देन उसके बाद रोल उससे कहता है कि थर्ड एंड द लास्ट थिंग वो ये है कि तुम्हें ग्रेट फैमिली से अप्रूवल लेना पड़ेगा जो कि है ड्यूक। वो बोलता है कि क्या आखिर मुझे ये भी करना पड़ेगा। रोल उससे बोलता है कि हाँ क्या ये ऑब्वियस नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो हमें जरूरत है किसी की जो कि सिचुएशन को हैंडल कर सके। वो बोलता है कि मैं तुम्हें वहां इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि ताकि तुम फन कर सको, बल्कि मैं तुम्हें वहां एक ऑफिशियल विजिट के तौर पे ले जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मेरे पास एक नाइट ट्रूप है जो कि इस चीज का ध्यान रखें, और तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स की वजह से मैं खुद को दिक्कत में नहीं डाल सकता हूँ। डेल्टन बोलता है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन रॉल उसको कहता है कि लेकिन छोड़ो, अगर जब तुम एक बार ड्यूक से परमिशन ले लोगे उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। और जो डेल्टन होता है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो खुद से बोलता है कि आखिर मैं उस ओल्ड मैन को
कैसे कन्विंस करूंगा। एंड देन उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपने मेंशन में आ चुका होता है। एंड देन वहां पे जेक, बर्नार्ड वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर एकेडमी में सब कुछ ठीक तो हुआ। रॉल बोलता है मुझे आज वहां पे कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही थी जो कि मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, बट फिर भी सही है, सह लूंगा। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया ताकि मैं लोगों की अटेंशन ले सकूं। फिर उसके बाद रॉल उनसे पूछता है कि पिछले दिनों में हम लोगों ने कितने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है। जो बर्नार्ड होता है वो से बताता है कि पास्ट 2 डेज में हम लोगों ने 100 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है और 10 एडिशनल वॉन्डरिंग मर्चेनरीज को भी ऐड किया गया है। वो बोलता है कि अराउंड 20 एक्टिव स्पाइज हैं जो कि हमारी मेन ब्रांच में है, जो कि अपनी बेसिक ट्रेनिंग को पूरी कर चुके हैं। जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि वॉर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल बैटल्स होती रहती है नोबल्स के बीच में और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर हमें यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, अपनी पोजीशन को सिक्योर रखना है, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पब्लिक ओपिनियन हो वो हमारे बारे में अच्छा हो। वो अपने मन ही मन में कहता है कि एज एक्सपेक्टेड वॉइस ऑफ रूबेन हमारा एक बहुत अच्छा डिसीजन था। वो बोलता है कि थैंक्स टू अस, ताकि हमने इतनी अपनी इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से हैंडल करी विदाउट एनी कंडीशन। जो हमारी फैमिली रेपुटेशन थी, फ्रेंडली रेपुटेशन थी, वो हर किंगडम तक पहुंची और किसी ने भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा और हमारा इन्फ्लुएंस होता गया। फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और कहता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि आखिर कनेक्ट वर्ल्ड में जो मीडिया है वो किस टाइप की पोजीशन होल्ड करती है। वो बताता है कि कनेक्ट वर्ल्ड में जो मीडिया है वो एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्टली मैजिशियंस से कंसिस्ट है। वो बोलता है कि इस कॉन्टिनेंट के 3 ग्रेट सेजेस जिनमें से एक है जेनस वाइट, वो इस प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और जो उनका स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हाई है। और वो कहता है कि इन सभी में से जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया है वो है वॉइस ऑफ रूबेन। वो कहता है कि हमें सिर्फ स्वॉर्ड से फाइट नहीं लड़नी है, बल्कि हमें हर चीज का यूज करना है जिससे हम चीजों को अपनी तरफ कर सकें। फिर उसके बाद रॉल फिलिप को बोलता है कि जो वॉन्डरिंग मर्चेनरीज के नंबर है उनको डबल कर दो और साथ ही साथ उनको एक अच्छी खासी सेंस ऑफ ह्यूमर स्टैंड बाय देना। लोग हमारे बारे में खान तलाशी जरूर करेंगे और हमें अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है। फिर उसके जो बर्नार्ड होता है वो रॉल से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता है जब से गेट वाली सिचुएशन स्टेबलाइज्ड हुई है उसके बाद से जो बाकी ये ग्रीडी नोबलमैन है वो भी उस डोर में अपने स्टेप रखने की कोशिश करेंगे। रॉल उसको बोलता है कि मैं उन्हें वेलकम करूंगा अगर वो सिर्फ एक सिंपल गेट सब्जुगेशन होगा, बट एज एक्सपेक्टेड वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। बर्नार्ड उससे बोलता है कि वो लोग प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि वो आप लोगों के फॉल्ट्स ढूंढे और उनको अपनी रेपुटेशन बनाए और आप लोगों की रेपुटेशन खराब करे। तो क्या ऐसे में आप उन्हें मौका देंगे कि वो लोग ये सब कुछ कर सकें? रॉल बोलता है कि वेल ऐसा कुछ तो होगा नहीं पहली बात, क्योंकि चोजन वंस के अलावा कोई भी गेट को क्लोज नहीं कर सकता है। वो बोलता है कि इसको स्टार्टिंग से ही मैंने एक सीक्रेट रखा है और अगर ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है तो बहुत सारे लॉर्ड होंगे जो कि फालतू के गेम्स खेलना शुरू करेंगे। फिलिप्स बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड। रॉल अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि इवन मुझे अगर उन लॉर्ड की ग्रीड को भी यूज करना पड़े तो मैं अपने सोल्जर्स को गैदर करूंगा। हमें अगर अपने किंगडम को बचाना है तो हमें इस तरह के मैटर्स को ऐसे ही डील करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड का एक नाइट दौड़ रहा होता है और कहता है कि डैम इट, किसने सोचा था कि गेट में एंटर करने के बाद भी हम लोग ऐसे कंटिन्यू चेज होते रहेंगे डिस्पाइट ऑफ बीइंग हंटेड। आखिर इनकी डील है क्या? वो बोलता है कि अभी के लिए मुझे इन लोगों को जितना भी हो सके उतना टाइम खींचना पड़ेगा ताकि मेरे कॉमरेड्स यहाँ पे आ सकें। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि गिल्ड लीडर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम, एलायस फेसलेस, इट्स नाइस टू मीट यू। वो बंदा बोलता है कि तो तुम ही वो बास्टर्ड्स हो जो कि अंडरवर्ल्ड में गिल्ड्स को हंट डाउन कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, तुम किंगडम के हो और तुम क्वाइट वेटेड हो। गिल्ड वाला बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम मुझे हंट करने का ट्राई कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि मैं पहले ये ट्राई करने का सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें क्या फायदा है। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, तुम सरेंडर कर दो। ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि मैं तुम्हें मारूं और तुम वैसे भी इतने पावरफुल हो, तुम्हें मार के हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा और तुम्हें जीवन दान दूंगा। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और वो अटैक करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है, बट वो अपने हैंड से उसके उस अटैक को रोक देता है। और जो अपना गिल्ड वाला बंदा होता है वो कहता है कि डोंट टेल मी, क्या तुम पावर आर्मर यूजर हो? वो कहता है कि यू बास्टर्ड्स, मुझे पता था कि वो तुम ही लोग हो जो कि यहाँ पे फेंसिंग करते हो। एंड देन उसके बाद वो बंदा कहता है कि तो फाइनली तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है। एंड देन उसके बाद वो अटैक करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ता है और अपने मेंबर से बोलता है कि इसको मार दो। वो उसके ऊपर जैसे अटैक करते हैं तो वो एक मैजिक यूज
यूज करता है और वो बंदा बोलता है कि ये वो गायब हो गया है स्टिल्थ मैजिक का यूज करके, और वो अपने बंदों से बोलता है कि वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको ढूंढो। वहीं वो जो अपना गिल्ड वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ये सच में गिल्ड्स को हंट डाउन कर रहे हैं, आखिर इस किंगडम में ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 40 खत्म हो जाता है।